ओके, सो हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 29 का। ओके, सो इसमें हमने डिस्कस करना है सो हाउ वी कैन कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। So assume we have two wires which are carrying current in either in the same direction or in the opposite direction. So how we can calculate the effect of the magnetic field produced by one wire over another wire. So let's see how do we do this. And mm, okay, so let me write the title of the article: Force between two parallel currents. Okay. हम लोगों ने ये चीज़ बहरहाल डिस्कस की हुई कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। किसी वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड असल में B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R के बराबर है। ओके, सो अब हम दो वायर्स को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। लेट मी चूज दिस कलर। सपोज एक ये वायर है हमारे पास, एक हमारे पास ये वायर है। लेट मी कॉल दिस वायर A, this is wire B, and distance between two wires is D. Okay. So इस वायर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं हम लेट्स से कि ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया है और हम इस क्रॉस सेक्शन की वजह से देखना चाह रहे हैं कि इसको मैं L कह देता हूँ। सो करंट की डायरेक्शन दोनों में हम सेम रख लेते हैं। दिस इज आई ए, दिस इज आई बी। हम देखना चाह रहे हैं कि इस वायर की वजह से, वायर बी की वजह से ए के ऊपर कितनी फील्ड प्रोड्यूस होती है, या ए की वजह से वायर बी पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स क्या, अच्छा ये जहाँ तक फील्ड का ताल्लुक है, सो लेट्स सपोज कि अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि चेंजिंग करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो और वो हम इसी फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें तो बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई डिस्टेंस। अब आर से मुराद है वो डिस्टेंस जो इन दोनों वायर्स के दरमियान है, यानी कि यहाँ वाली फील्ड इसके ऊपर कितना इफेक्ट डाल रही होगी, यानी कि इसमें प्रोड्यूस होने वाली फील्ड की वजह से, वायर ए में प्रोड्यूस होने वाली फील्ड की वजह से वायर बी पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो चूंकि ये डिस्टेंस डी है तो हम यहाँ पर डी इंसर्ट कर देते हैं। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है फोर्स। सो वेक्टर साइन लगा देते हैं। बी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ए की वजह से। सो आई बी एल क्रॉस बी। एल बेसिकली उस पैच का लाइन एलिमेंट है, उसकी लेंथ है जिसके ऊपर हम फील्ड की फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर, और यहाँ पर वैसे भी परपेंडिकुलर होगा एल और बी आपके पास। सो आई बी एल, और चूंकि ये ए की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, बी ए साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये बन गया आई बी एल बी ए। सो बी ए की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। आई बी एल म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई डी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई ए आई बी टाइम्स एल ओवर 2 पाई डी। सो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर ए में प्रोड्यूस होने वाले, सो ये वो मैग्नेटिक फोर्स है जो वायर ए में प्रोड्यूस होने वाले करंट की वजह से वायर बी में इंड्यूस होगी। तो इस तरीके से हम भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
जहाँ तक इस फोर्स की डायरेक्शन का ताल्लुक है तो वो डायरेक्शन वही होगी जो एल क्रॉस बी के प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट की है। और इस फोर्स की डायरेक्शन असल में एल और बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बेसिकली इसी आर्गूमेंट की वजह से हमने यहाँ पर 90 डिग्री अस्यूम भी किया था। अच्छा, यहाँ पर हमने दोनों करंट्स को लिया है पैरेलल, और इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो फोर्स असल में इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। सो यहाँ पर हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर बॉक्स में लिख देता हूँ कि ये इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होमवर्क के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। सो बहरहाल हम देख सकते हैं कि पैरेलल ये एक रूल है, रूल नहीं है बल्कि मैथमेटिकल डिडक्शन है। थ्योरी हमें खुद बता रही है कैसा होता है। पैरेलल करंट्स attract each other or anti-parallel currents repel each other. Anti-parallel currents repel each other. Okay, so जहाँ तक इसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है तो डायरेक्शन के लिए आपको सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन वैसे भी हम यहाँ पर हम किस तरीके से डायरेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वही हमारे पास जो राइट हैंड रूल है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम उसी राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करके फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो असल में है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैग्नेटोस्टैटिक्स का। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ है, इसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारे पास एम्पियर्स लॉ मौजूद है। जहाँ तक मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन स्टेट करूँगा, बहुत ज़्यादा हेरिस्टिक डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी डेफिनेशन की। एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन हम इस तरीके से स्टेट करते हैं कि आपके पास एक वायर है, उस पर हमने कोई क्लोज्ड लूप डिफाइन ड्रॉ कर देना है। बार मैं इसका पहले फार्मूला लिख लूँ फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ। म्यू नॉट आई एंड क्लोज्ड। ओके, सो लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक वायर है, मैं यहाँ पर इसको क्रॉस के जरिए डिनोट कर देता हूँ। इसके गिर्द हम एक लूप डिफाइन कर लेते हैं। सो हमने जहाँ पर हमने हमने किसी पैच के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करनी होगी, तो हम यहाँ पर एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लूप होगा इसको हम नाम देंगे एम्पीरियन लूप का। इसके ऊपर हम एक छोटा सा पैच बना लेते हैं। सो इसके लिए ये हमारे पास पैच है। इस पैच का जो लाइन एलिमेंट है इसको हम ds का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम पूरी वायर पे इस पूरे डिस्क पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर ये पूरी डिस्क आपके पास ds बनेगी, ds का इंटेग्रल। फिर लेकिन जहाँ तक सिर्फ एक की बात करें तो ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, और ये चीज़ यहाँ पर आपके पास वायर है, करंट कैरिंग वायर। और इस एम्पीरियल लूप के अंदर जितनी भी वायर्स होंगी उनका जो करंट होगा उसको हमने आई एन क्लोज का नाम दिया है। तो जितनी भी वायर्स इस लूप के बाहर होंगी हम उनके लिए फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते एम्पीयर्स लॉ के जरिए। सो बेसिकली जहाँ इस इंटेग्रल पे जो ये लूप का साइन लगाया हुआ है इसको हम लूप इंटेग्रल कहते हैं। हम लोगों ने शायद इसके बारे में पहले भी बात की थी। इसका मतलब है कि हम पूरे एक क्लोज्ड लूप के अंदर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये ओपन सरफेस नहीं है, ये क्लोज्ड सरफेस होगी। सो एम्पीरियल लूप जो होता है वो ओपन नहीं हो सकता, वो क्लोज हो सकता है। तो अगर आप ये कंसीडर करें तो आपको पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करनी होगी। तो जैसे सर्कल के केस में सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस आ रहा होगा उसका जो भी वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट है उस पर इंटीग्रेट करेंगे। तो बहरहाल इसे हम लोग एम्पीरियन लूप कहते हैं और इस पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेशन होगी। सो जहाँ तक आई एन क्लोज ताल्लुक है इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेट करंट
encircled by closed और एम्पीरियल लूप। एक चीज और बता ध्यान में रखें कि हर क्लोज लूप एम्पीरियल नहीं होता, लेकिन हर एम्पीरियल लूप क्लोज लाजमी होता है। सो क्लोज लूप को तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो किसी भी डिफरेंट फील्ड में उसके डिफरेंट नाम है, लेकिन जो एम्पीरियल लूप होगा ये हमेशा क्लोज्ड होगा, ये कंडीशन है एम्पीरियल लूप है। अगर ये ओपन है तो फिर हम फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक लूप बना लेते हैं, लेट्स सपोज के। तो ये हमने लूप बना लिया, मैं यहाँ पर कुछ वायर्स बना देता हूँ। इनको मैं डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। सो जो डॉट होगा इसका मतलब है कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव की रिप्रेजेंटेशन है, और जो फिलहाल मैं ज्यूम कर रहा हूँ डॉट के लिए पॉजिटिव और क्रॉस के लिए नेगेटिव। सो यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके, और इसकी कोई डायरेक्शन ले लेते हैं। यूजुअली हम वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। इस डायरेक्शन में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करनी होती है। सो इसको कह देते हैं कि ये I1 है, सॉरी ये I1 है, इसको हम कह देते हैं कि ये I2 है। और यहाँ पर एक और वायर ड्रॉ कर लेते हैं, जिस मर्जी डायरेक्शन में कर लें। इसको हम कह देते हैं कि ये I3 है। तो यहाँ पर एक पैच ले लेते हैं, हमने इस पैच पे इंटीग्रेशन करनी है। इस पैच के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी हम इसको ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना आसान हो। तो यहीं पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये होगी, और इसके ऊपर जो लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन है वो आपके पास ये आ रही है, ये आपका DS है। ये जो एंगल इनके दरमियान में, ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो आमतौर पर इनके दरमियान एंगल बेसिकली जो B और DS होते हैं, हम इस तरीके से पैचेस सेलेक्ट करते हैं कि B और DS के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, ये पैरेलल ही आ रहे हैं। ये इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा चीज़ आसान बना देती है, लेकिन लाजमी नहीं कि ऐसा हो, ये किसी भी एंगल पे आ सकते हैं। तो सो बहरहाल इस केस में हमारे पास जो एम्पीरियल लूप हमारे पास जो बनेगा, एम्पियर्स लॉ B डॉट DS म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। तो ये तो चीज़ बन जाएगी B cos ऑफ थीटा टाइम्स DS। अब आप यहाँ पर वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख सकते हैं कि आपको सिर्फ DS के ऊपर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, B और cos थीटा तो कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 तरह की वायर्स आ रही हैं, I1 I2 और I3 लूप के बाहर है, वो इंटीग्रेशन के अंदर इनक्लोज नहीं होगी, वो इस कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। सो हमने सिर्फ टोटल करंट I1 और I2 का लेना है। तो चूंकि I1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, और I2 डाउनवर्ड है तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। ये हमारे पास नेट करंट है। तो इस तरीके से हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। अब मैं इस सारे आइडिया को इस्तेमाल करके एक 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 कैलकुलेशन, एक दो दो और छोटे छोटे आर्टिकल्स की कैलकुलेशन करूँगा, और फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एम्पेयर्स लॉ। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद करंट। ओके, सो अब ये हम काम कैसे करेंगे। सो लेट्स सपोज कि हम पहले तो एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें ये पता हो कि हमारे पास क्या क्या टूल्स मौजूद हैं। सो ये हमारे पास वायर है, मैं इसके ना इसके सेंटर में लोकेशन शो कर देता हूँ। ये इसका सेंटर है, इसका इसको सर्कल कर,
अब अगला काम ये है कि हमने इसके बाहर कैलकुलेट करनी है, तो जिस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है वो एम्पीरियन लूप पे होना चाहिए। तो हमें इसके सबसे पहले तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा। ओके, सो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज के ये हमारे पास एम्पीरियन लूप आ गया। अब हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। सो लेट्स सपोज कि इसके सेंटर से लेकर वायर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर कह देते हैं, और इसमें जो करंट है वायर में उसको हमने आई कह दिया है। आपने अब इस पैच के ऊपर फील्ड करनी है कैलकुलेट। सो ये पैच है, इस डायरेक्शन में इसका ds है और इसी डायरेक्शन में b है। सो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि ये आपकी वायर है और ये एम्पेरियन लूप। सो अब काम हमारे पास बहुत सीधा सा है, हमने सिर्फ कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो पहले हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एम्पेयर्स लॉ मौजूद है, p डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब हम ये इंटीग्रल कंप्यूट कर लेते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा b ds cos ऑफ थीटा। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये बन गया b ds cos ऑफ 0 cos 0 1। तो ये आपके पास b कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ गया और इंटीग्रेशन आ गई सिर्फ ds पे। सो ds इस वायर का लाइन एलिमेंट है, यानी कि इसका सरकमफेरेंस है। सर्कुलर वायर का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई टाइम्स r के बराबर होता है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, इसे को ये नंबर 1 में इंसर्ट कर दें। सो b टाइम्स 2 पाई r म्यू नॉट, एनक्लोज्ड वायर का टोटल करंट I के बराबर है। तो यहाँ से आप b कैलकुलेट कर लें, वो इसके बराबर आएगा। और आपको अगर याद हो तो ये बिल्कुल वही रिलेशन है जो हमने बियोट-सेवर्ट से कंप्यूट किया था। तो ये शो करता है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओके, सो अब हमने अभी हमने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट किया जो वायर के बाहर आ रहा था। सो लेट्स सपोज कि अगर कोई पॉइंट वायर के अंदर हो तो फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। बी फील्ड इनसाइड a long straight wire with current। तो सबसे पहले हम एक बड़ी सारी एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वायर आपको नज़र सर्कुलर आती है, असल में हम वायर को टॉप से देख रहे हैं। वायर तो सीधी ही है लेकिन हम उसे टॉप से देख रहे हैं तो वो असल में सिलेंड्रिकल शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है, तो हम उसका टॉप व्यू ले रहे हैं वायर का सिर्फ। सो सो इस पे मेरा नहीं ख्याल के किसी को कन्फ्यूजन होगी। तो मैंने एक बहुत बड़ी सारी वायर ड्रॉ कर ली ताकि हमें बस चीज़ों को देखने में आसानी हो। ओके, सो यहाँ पर इस वायर का एक छोटा सा सेंटर है। आई थिंक ये सही है। सो ये उसका सेंटर बन गया। इसके सेंटर से लेकर हम वायर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह देते हैं कैपिटल आर। इसको हमने कह दिया कैपिटल आर। अब हमें एम्पीरियन लूप डिफाइन करना है। अब हम अगर वायर के बाहर एम्पीरियन लूप डिफाइन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जिस पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करनी है वो वायर के अंदर है। तो लिहाजा हमें एम्पीरियन लूप भी वायर के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वायर के बाहर करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा, ये तो पिछले वाली सिचुएशन बन जाएगी और उस बात का कोई मतलब हमारे हमारे पास नहीं रहेगा। तो लिहाजा हम इसके अंदर एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से के ये हमने एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लिया और यहाँ से लेकर इसका जो डिस्टेंस है हमने कह दिया कि वो
ये है, इसको हम कह देते हैं स्मॉल आर। इस वायर का करंट आई है। ओके, ये हमारे पास एम्पीरियन लूप है। और ये वायर है। इसके ऊपर कोई पैच ले लें जिसके ऊपर फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स सपोज के वो हमने पैच ये ले लेते हैं। So, इसी डायरेक्शन में डी एस है और इसी डायरेक्शन में बी है। सो यहाँ तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो ये इंटेग्रल है बी डॉट डी एस, ये अगेन बी टी एस कॉस ऑफ ज़ीरो के बराबर है और बी टी एस यानी कि बी टाइम्स 2 पाई आर के बराबर है। अब मसला सिर्फ ये है कि हमने ये देखना है कि करंट कितना मौजूद है इस अंदर वाले रीजन में। क्योंकि हम पूरी वायर कंसीडर नहीं कर रहे, हम वायर के अंदर का एक छोटा सा पैच ले रहे हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस पैच में से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो जो कि हमारे पास असल में करंट की डायरेक्शन होगी।